आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन, इनका जो राज्य कारभार था, यानी कि इनका जो राज्यकाल था, इस राज्यकाल में सम्राट हर्षवर्धन किस तरह से अपने राज्य को चलाते थे और एक बौद्ध राजा के रूप में उनकी पहचान है, इतिहास में दर्ज है। तो ये बौद्ध राजा कैसे हुआ करते थे? इस समय ये जो बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन का ये जो राज्यकाल है, इसका वर्णन प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनत्सांग, इनके यात्रा वर्णन में उन्होंने जो वर्णन किया है उस वर्णन से लिया जा रहा है। और उस वर्णन में देखिएगा कि उन्होंने नालंदा का जो एक सजीव चित्रण किया है, हमने पिछली कड़ी में भी देखा, इस कड़ी में भी देखते हैं कि ह्वेनत्सांग ने नालंदा का जो सजीव वर्णन किया है उसके अनुसार विश्वविद्यालय के गिर्द इर्द बड़ा प्राकार था, मतलब बड़ा परिसर था, और छात्रावास विहार से पृथक था। विहार सेपरेट था और उनका जो छात्रावास था वो सेपरेट था, वो अलग था, जिसके स्तंभ मोती की तरह चमकते थे। देखिए, ह्वेनत्सांग लिखते हैं कि उसके जो स्तंभ है वो मोती की तरह चमकते थे, जो 4 तल्ले का था। उसके तल्ले जो थे वो 4 थे। जैसे ऊपर कहा गया है कि उसमें हमेशा, जैसे हमने पिछली कड़ी में देखा कि उसमें हमेशा 10,000 भिक्षु निवास करते थे। अब आप कल्पना कीजिएगा कि 10,000 भिक्षु जो छात्र हैं वो एक ही परिसर में निवास करते हैं, तो 10,000 लोगों के निवास की व्यवस्था रखने वाला छात्रावास कितना बड़ा होगा? 4 मंजिला छात्रावास। आज भी हम नालंदा के खंडहरों को देखें तो देखिए उसका परिसर कि कितना बड़ा परिसर है वो। उसमें हमेशा 10,000 भिक्षु निवास करते थे और विद्यापीठ में 1500 अध्यापक थे, जिनमें 1000 अध्यापक 30 ग्रंथों के या 30 विषयों के शिक्षक माने जाते थे। 1000 अध्यापक 30 ग्रंथों के या 30 विषयों के, 30 विषय एक अध्यापक पढ़ाता था, और शेष 500 उपाध्याय 20 शास्त्रों के अथवा 20 विषयों के अध्यापक थे। यानी अगर हम ठीक तरीके से समझे तो यहां 50 विषयों को पढ़ाया जाता था। इनमें प्रधान पीठ स्थविर उपाध्याय शीलभद्र थे, यानी कि नालंदा के जो प्रमुख थे उनका जो नाम है वो है आचार्य शीलभद्र। ये मुख्य उपाध्याय थे वहां। और इन सब वर्णनों से यह प्रतीत होता है कि नालंदा अपने आप में एक परिपूर्ण नगर था। अब देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय में जहां एक जगह पर 10,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, तो वो अपने आप में ही एक परिपूर्ण नगर था। और इसी नालंदा महाविहार से शताब्दियों तक महान पंडित आचार्य विदेशों में धर्म प्रचारार्थ जाते रहे और इस प्रकार भारत के कोने कोने में भी फैले। और जो नालंदा में सीखते थे वे विदेशों से भी आते थे और फिर यहाँ सीख कर यहाँ के जो आचार्य हैं, यहाँ सीखने के बाद वे जब आचार्य बन जाते थे तो अपनी अपनी जगह में जाकर इसका प्रचार भी करते थे, धर्म प्रचार करते थे। तो कनिष्क के पश्चात गुप्त काल में भी नालंदा की प्रगति होती रही। कनिष्क के समय भी नालंदा की प्रगति होती रही, उसके बाद गुप्त काल में भी वो होती रही। गुप्त राजाओं ने नालंदा की विशेष सहायता की, जिससे नए नए संघारामों की स्थापना हुई। इसमें नए संघाराम जो बने वो गुप्त काल में बने हैं। और इस समय महान बौद्ध दार्शनिक नैयायिक पैदा हुए और इसी काल में सुंदरतम बुद्ध प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ। हमने वो कनिष्का का जब परिचय देखे तब इस बात की जानकारी लिए थे। तो सुंदरतम बुद्ध प्रतिमाओं का निर्माण हुआ और महायान के देवी देवताओं की भी उत्पत्ति इसी समय हुई है। किंतु जो श्रद्धा और जैसा अनुदान तथा जो राजाश्रय सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा को प्राप्त हुआ, वैसा अनुदान और राजाश्रय न तो उसके पूर्व कभी प्राप्त हुआ और न ही उसके बाद, क्योंकि उसके बाद तो वो स्थिति बनी ही नहीं रही।
सम्राट हर्षवर्धन धर्म और साहित्य दोनों के प्रति उदार थे और ये नालंदा के वैभव से भी ज्ञात होता है। तो सम्राट हर्षवर्धन साहित्य के प्रति भी उनका बड़ा आकर्षण था। हमने उनके परिचय में ये भी देखा है कि सम्राट हर्षवर्धन ने पुस्तकें भी लिखी हैं। तो और बौद्ध धर्म के प्रति उनका आकर्षण जो है वो बिल्कुल जगजाहिर है। तो यहाँ रुकते हैं, आगे की बात आपको सुनाएंगे अगली कड़ी में। ये वक्त पूरा होता है, रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।